साल था 1948। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर चुका था। नाम था पाकिस्तान। लेकिन उस नए मुल्क का सबसे बड़ा चेहरा, उसका संस्थापक, अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। 11 सितंबर 1948 कोटा से एक विमान कराची की तरफ उड़ान भरता है। उस विमान में कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसे पाकिस्तान में कायद-ए-आजम कहा जाता था। और वो इंसान थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनको प्लेन में कराची लाया गया, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उनका सबसे मुश्किल सफर आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर होने वाला था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें सीधा एम्बुलेंस में बिठाकर गवर्नर जनरल हाउस ले जाया जा रहा था। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बीच रास्ते में एम्बुलेंस अचानक बंद हो गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। बाहर तपती गर्मी थी, चारों तरफ मच्छरों के झुंड थे और अंदर एक ऐसा इंसान बैठा था जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था, जिसने कुछ ही महीनों पहले दुनिया का नक्शा बदल दिया था। करीब 1 घंटे तक पाकिस्तान का संस्थापक उसी खराब एम्बुलेंस में पड़ा रहा। सोचिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों के लिए एक नया देश बनाया, उसी देश में उनकी जान बचाने के लिए समय पर दूसरी एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार दूसरी एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आखिरी सांस ली। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये तो मैंने अभी आपको क्लाइमेक्स बताया है, क्योंकि उनकी मौत के साथ कई ऐसे सवाल पैदा हुए जिनका जवाब आज भी इतिहास पूरी तरह नहीं दे पाया। कहा जाता है कि आखिरी समय में उन्होंने अपनी बहन फातिमा जिन्ना से कुछ कहा था, लेकिन आखिरी बार उन्होंने अपनी बहन से क्या बात की थी, वो शब्द क्या थे, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड आज तक सामने नहीं आया। और इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद उनका एक नहीं बल्कि 2 बार जनाजा पढ़ा गया। पहले शिया रीति से, फिर सुन्नी रीति से। यानी जिस इंसान ने एक नया मुल्क बनाया, उसकी अपनी धार्मिक पहचान ही बहस का विषय बन गई। लेकिन इन सबसे भी बड़ा सवाल कुछ और था। अगर जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से अपने मुंबई वाले घर को बचाने की गुहार क्यों लगाई? आखिर क्यों उन्होंने कहा, मेरा दिल मत तोड़ो, मेरा घर मुझसे मत छीनो? क्या सच में जिन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुंबई लौटना चाहते थे, या फिर क्या पाकिस्तानी वही सपना था जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, या फिर इतिहास की दिशा कुछ और ही थी? इन सवालों को जवाब ढूंढने के लिए करीब हमें 30 साल पीछे जाना होगा, उस दौर में जब मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। साल था 1916। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देश के सबसे कामयाब बैरिस्टरों में गिना जाता था। कोर्ट में उनकी दलीलों का लोहा अंग्रेज जज तक मानते थे। राजनीति में भी उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन उस समय उनकी पहचान पाकिस्तान के समर्थक के रूप में नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े चेहरे के रूप में थी। इतना ही नहीं, मशहूर कवित्री सरोजनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा था। उसी साल दार्जिलिंग की ठंडी वादियों में जिन्ना की मुलाकात एक ऐसी लड़के से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनका नाम था रतनबाई पेटिट। परिवार और करीबी लोग उसे प्यार से रुट्टी कहते थे। रुट्टी भारत के मशहूर उद्योगपति और पारसी समुदाय के प्रभावशाली नेता सर दीनसो पेटिट की बेटी थी। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ी और फिर वही मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक नहीं बल्कि बहुत सारी दीवारें थी जो इनको रोक सकती थी, क्योंकि सबसे पहले तो जिन्ना मुसलमान थे और रुट्टी पारसी थी। दूसरी, दोनों की उम्र में करीब 22 साल का फर्क था। जिन्ना लगभग 38 साल के थे जबकि रुट्टी सिर्फ 16 साल की थी। जैसे इस रिश्ते की खबर परिवार तक पहुंची, विरोध शुरू हो गया। रुट्टी के पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया कि रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन मोहब्बत अक्सर उन रास्तों पर चल पड़ती है जहां मंजिल से ज्यादा मुश्किलें इंतजार कर रही होती है। जिन्ना ने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने तकरीबन इंतजार किया पूरे 2 साल तक। और जैसे ही रुट्टी 18 साल की हो गई, रुट्टी ने अपना फैसला खुद लिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम मरियम जिन्ना रखा और 19 अप्रैल 1918 को मोहम्मद अली जिन्ना से निकाह कर लिया। और उसी दौर में ये शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। एक मशहूर मुसलमान बैरिस्टर और एक पारसी उद्योगपति की बेटी, दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही मोहम्मद अली जिन्ना आगे चलकर करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने वाले हैं। लेकिन ये प्रेम कहानी ज्यादा लंबी नहीं चली। शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगी। वजह क्या थी, इस पर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कोई जिन्ना की बढ़ती राजनीतिक व्यस्तता को वजह मानता है, तो कोई दोनों के स्वभाव में आए बदलाव को। लेकिन एक बात तय है, रुट्टी अब पहले जैसी खुश नहीं थी। साल 1928 में रुट्टी ने जिन्ना का घर छोड़ दिया। दोनों अलग रहने लगे और कुछ ही महीनों बाद 20 फरवरी 1929 को सिर्फ 29 साल की उम्र में रुट्टी की मौत हो गई। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के दौरान जिन्ना पहली बार लोगों के सामने फुट फुट कर रोए थे।
एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने जज्बात छुपा कर रखता था, उस दिन पूरी तरह टूट गया था। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। उधर जिन्ना अपने निजी जिंदगी के दर्द से जूझ रहे थे और इधर भारत की राजनीतिक तेजी से बदल रही थी। फिर आया साल 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ देश भर के लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, लेकिन जिन्ना इस रास्ते से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ी जानी चाहिए। यहीं से गांधी और जिन्ना की सोच में पहली बार बड़ी दरार दिखने लगी। समय बीतता गया और दोनों नेताओं के रास्ते भी अलग होते गए। आखिरकार जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ समय के लिए वो इंग्लैंड भी चले गए। कई लोगों को लगा कि शायद अब उनका राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। साल 1934 जिन्ना भारत लौटे। इस बार उनका लक्ष्य बदल चुका था। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमान अपने हाथ में ली। उस वक्त मुस्लिम लीग कोई बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी नहीं थी, लेकिन अगले कुछ सालों में जिन्ना उसे भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकतों में बदलने वाले थे। फिर आया 1940, एक ऐसा साल जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 23 मार्च 1940 लाहौर का मिंटो पार्क, हजारों लोगों की भीड़ और एक प्रस्ताव जिसने आने वाले 7 सालों में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया। वहीं से पाकिस्तान की कहानी सच में शुरू होती है। 23 मार्च 1940 लाहौर का मिंटो पार्क, जहां आज मीनार पाकिस्तान खड़ी है, उस दोपहर मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों लोग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना अधिवेशन में जुट चुके थे। मंच पर मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। उनके साथ बंगाल के प्रधानमंत्री A.K. फजल हक, पंजाब के सिकंदर हयात खान और कई बड़े मुस्लिम नेता बैठे थे। माहौल बिल्कुल अलग था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पढ़ाई जाने वाला एक प्रस्ताव आने वाले 7 सालों में करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगा। थोड़ी देर बाद A.K. फजल हक मंच पर खड़े हुए। उनके हाथ में कुछ कागज थे। देखने में वो सिर्फ कुछ पन्ने थे, लेकिन उन्हीं पन्नों पर लिखे शब्द आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी बहस बन गए। इस प्रस्ताव में उन इलाकों के लिए अलग राज्यों की बात कही गई जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। बाद में यही प्रस्ताव लाहौर प्रस्ताव के नाम से मशहूर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द लिखा ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इसे पाकिस्तान की नींव मानना शुरू कर दिया। यहीं से जिन्ना की राजनीति भी पूरी तरह बदल गई। जो नेता कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, अब वही अलग देश की मांग का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां लगातार बढ़ रही थी। देश का माहौल भी पहले जैसा नहीं था। अविश्वास, तनाव और राजनीतिक टकराव हर साल पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर आया साल 1944। जगह थी बम्बई का मालाबार हिल, वही मशहूर जिन्ना हाउस जिसके बारे में आगे चलकर एक भावुक कहानी सामने आने वाली थी। यहीं पे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना आमने सामने बैठे। करीब 2 हफ्तों तक दोनों के बीच कई दौर की बातचीत चली। गांधी चाहते थे कि भारत एक ही देश बना रहे, लेकिन जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कौमें हैं और दोनों के लिए अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था ही समाधान है। कई दिनों तक बातचीत हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। जब दोनों नेता उस कमरे से बाहर निकले तो सिर्फ मीटिंग ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि भारत के एक रहने की उम्मीद भी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। साल आया 1946। उस समय जो हुआ उसने पूरे देश को हिंसा की आग में झोंक दिया और उसके बाद भारत का बंटवारा रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था। शिमला सम्मेलन भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो चुका था। अब मुस्लिम लीग को लगने लगा था कि बातचीत से अलग देश मिलना मुश्किल है। इसके बाद जिन्ना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश का माहौल हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का ऐलान किया। कहा गया कि मुसलमान अपने अधिकारों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन जो एक राजनीतिक प्रदर्शन होना था, वही देखते ही देखते इतिहास की सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। सबसे पहले कलकत्ता की सड़कों पर दंगे भड़के। 4 दिन तक शहर जलता रहा। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई। और इसके बाद नोआखाली, बिहार, पंजाब और देश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। अब लोगों के बीच सिर्फ डर था और बदले की भावना। उधर अंग्रेज सरकार भी समझ चुकी थी कि अब भारत पर ज्यादा समय तक राज करना संभव ही नहीं है। हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आखिरकार 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो पर एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने साफ कह दिया कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा होगा, 2 नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। इस घोषणा के साथ ही करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इसी दौरान जिन्ना ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने आज तक इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान बनने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं,
आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए भी आजाद हैं। आपका धर्म, आपका राज्य किसी निजी मामला नहीं रहेगा। समय के साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि सभी इस देश के बराबर नागरिक होंगे। यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे जहां धर्म और सरकार अलग अलग हो, तो फिर भारत का बंटवारा आखिर किस सोच के आधार पर किया गया? आखिर क्या जिन्ना की सोच बदल गई थी, या फिर पाकिस्तान बनने के तक हालात उनके हाथ से निकल चुके थे? इतिहास आज भी इस सवाल का एक जवाब नहीं देता, लेकिन जिन्ना की जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने एक ऐसी गुहार लगाई जिसे सुनकर शायद आज भी बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। भारत का बंटवारा हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना अब पाकिस्तान के पहले गवर्नर बन चुके थे। उनके पास सत्ता थी, सम्मान था और एक नया देश भी था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका दिल अब भी बंबई के मालाबार हिल पर बने अपने पसंदीदा बंगले साउथ कोर्ट में अटका हुआ था। यही वो घर था जिसे उन्होंने अपनी पसंद से बनवाया था। उसकी हर ईंट, हर कमरा उनकी जिंदगी की अनगिनत यादों से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान भारत के पहले पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त श्री प्रकाश जिन्ना से मिलने पहुंचे। बातचीत के दौरान अचानक जिन्ना ने अपने बंबई वाला घर का जिक्र किया। उनकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, बल्कि उस पल वो एक ऐसे इंसान की तरह बात कर रहे थे जिसे अपने सबसे प्यारे घर को खोने का डर सता रहा हो। बताया जाता है कि जिन्ना ने श्री प्रकाश से कहा, जवाहरलाल से कहना कि बंबई वाला घर मेरा दिल है और आप मेरा दिल मत तोड़ो। मैंने इस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया है। तुम नहीं जानते मुझे बंबई से कितना प्यार है। उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि अगर संभव हो तो उस बंगले को किसी विदेशी दूतावास, किसी सम्मानित परिवार या फिर भारतीय राजघराने को किराए पर दिया जाए, ताकि उसकी देखभाल भी होती रहे। उन्हें भरोसा था कि एक दिन वो फिर मुंबई लौटेंगे और उसी घर में कुछ वक्त बिताएंगे। इतिहास का शायद यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। जिस इंसान ने पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वही इंसान आखिरी दिनों तक मुंबई लौटने का सपना देख रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और वो ये कि जिन्ना की ये इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना की इस भावनात्मक अपील का सम्मान किया। उनके जीवित रहने तक बंगले को शत्रु संपत्ति घोषित नहीं किया गया, लेकिन 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वो संपत्ति धीरे धीरे भारत सरकार के नियंत्रण में चली गई। लेकिन जिन्ना की जिंदगी का सबसे रहस्यमय अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। उन्हें कराची से दूर पहाड़ों के बीच में एक छोटे से शहर जियारत ले जाया गया, और वहीं एक बंद कमरे में ऐसी मुलाकात हुई जिसके बारे में आज तक पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद फातिमा जिन्ना को लगा कि उनके भाई अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? साल था 1948। पाकिस्तान बने हुए एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। बाहर की दुनिया के लिए मोहम्मद अली जिन्ना अब भी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान थे, लेकिन बंद कमरे में उनका शरीर हर दिन उनका साथ छोड़ता जा रहा था। लगातार खांसी, तेज कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर समझ चुके थे कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें पहले क्वेटा और फिर बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाके जियारत ले जाया गया। उम्मीद थी कि ठंडी हवा शायद उनकी सेहत के लिए कुछ सुधार कर दे, लेकिन बीमारी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दवाइयों से ज्यादा किस्मत जरूरी थी। हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तान की आम जनता को इस बीमारी की पूरी सच्चाई पता नहीं थी। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जानते थे कि देश का संस्थापक टीबी और फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। अगर ये खबर उस समय सार्वजनिक हो जाती तो एक नए नए बने देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती थी। इसी बीच एक दिन खबर आई कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जिन्ना से मिलने जियारत आ रहे हैं। फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि न जाने क्यों उस दिन उनका मन नहीं था कि ये मुलाकात हो, लेकिन जिन्ना ने उनसे सिर्फ इतना कहा, फाति तुम नीचे चली जाओ, उन्हें ऊपर भेज दो। फातिमा नीचे चली गई। लियाकत अली खान कमरे के अंदर गए और फिर करीब आधे घंटे तक उस कमरे का दरवाजा बंद रहा। आज तक उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जब लियाकत अली खान बाहर निकले और फातिमा वापस कमरे में पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को पहले जैसा नहीं पाया। डॉक्टर इलाई बख्श के मुताबिक जिन्ना का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद थके हुए, परेशान और अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या कहा गया था? क्या लियाकत अली खान ने जिन्ना को कोई ऐसी बात बताई थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था, या फिर सिर्फ एक संयोग था? इतिहास आज भी इन सवालों का पक्का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एक और रहस्य है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जिन्ना की मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी धार्मिक पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर थी।
लेकिन उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी मौत के बाद एक नई बहस को जन्म दे दिया। दरअसल जिन्ना का जन्म एक ख्वाजा इस्लामी परिवार में हुआ था। बाद में कई इतिहासकारों ने दावा किया कि उन्होंने इमामी शिया परंपरा अपनाई थी। वहीं कुछ दूसरे शोधकर्ताओं का मानना था कि सार्वजनिक जीवन में जिन्ना ने कभी खुद को किसी एक फिरके तक सीमित नहीं रखा था। शायद यही वजह थी कि उनकी धार्मिक पहचान को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। लेकिन असली हैरानी तो उनकी मौत के बाद हुई। सबसे पहले कराची के गवर्नर जनरल हाउस के अंदर सेफ परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में शिया परंपरा के अनुसार उनके जनाजे की नमाज अदा की गई। इसके कुछ समय बाद कराची की सड़कों पर हजारों लोगों की मौजूदगी में एक बार फिर उनका जनाजा पढ़ा गया, इस बार सुन्नी रीति के अनुसार। यानी एक ही इंसान, एक ही दिन, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से अंतिम विदाई दी गई। यही वो घटना थी जिसने आने वाले वर्षों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना की असली धार्मिक पहचान क्या थी? क्या वो शिया थे या फिर क्या वो सुन्नी थे, या फिर उन्होंने कभी खुद को इन दोनों पहचान से ऊपर रखा था? इतिहास आज भी इन सवाल का एक ही जवाब नहीं देता। अलग अलग किताबें अलग अलग दावे करती है, लेकिन पूरी तरह सभी को संतुष्ट कर देने वाला जवाब आज तक मौजूद नहीं है। शायद यही वजह है कि मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ पाकिस्तान के संस्थापक नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे विवादित नेताओं में भी गिने जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसे कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था, जिसने अपने से 22 साल छोटी पारसी लड़की से मोहब्बत की, जिसने पाकिस्तान की मांग का नेतृत्व किया, जिसने एक नया मुल्क बनाया, लेकिन आखिरी दिनों में उसी इंसान ने अपने मुंबई वाले घर के लिए कहा, मेरा दिल मत तोड़ो। इतिहास में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ किताबों के पन्नों से निकलकर सवाल बन जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा शख्स जिसने करोड़ों लोगों की तकदीर बदल दी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शायद खुद ही अपनी कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां हार गया। और शायद यही वजह है कि आज उनकी मौत के 75 साल बाद भी जिन्ना सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिस पर बहस आज भी जारी है। यही थी मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी। तो आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं जिगर सोनी और डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।